नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉचिंग जाया करती है दोस्तों, जितने ज़्यादा लाइक होता है, हमारा ही मनोबल बढ़ता है दोस्तों, और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से इसको लाइक किया करें दोस्तों, कि काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन क्या है कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। आपको बताना क्या है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक चीज़ बता दें दोस्तों कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था जो है वो योजना आयोग ना होकर के बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद होती है। बस समझ रही है। भारत में नियोजन के लिए जो सर्वोच्च निर्णय संस्था है वो कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो इसलिए आपका कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? बी वाला। तो बी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो निर्णय लेने की संस्था है वो क्या है? वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या करेंगे? निम्न में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? आपके ऑप्शन क्या है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग। तो प्यारे दोस्तों, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 262 का संविधान के तहत निर्मित संस्थाएं हैं। और समझा नहीं, संविधान का अंग नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ये सब हो जाएगा आपका नीति आयोग। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। चलिए फटाफट से कमेंट में करके बताइए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। समझ में रही बताइए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइए कि नीति आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था प्यारे दोस्तों 1 जुलाई 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 1 जुलाई निकल गया। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राशि नहीं दोस्तों, राज्य, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा देने का अभिप्राय था। आपके ऑप्शन है संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कश्मीर का अलग संविधान है, केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकता है, केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा देने का अभिप्राय था। तो ये है दोस्तों, कश्मीर का अलग संविधान है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति का दर्जा, आपके ऑप्शन है हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं एवं ईसाइयों तक सीमित है, हिंदुओं एवं मुसलमानों तक सीमित है। तो दोस्तों, संवैधानिक अनुसूचित जनजाति का आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से स्वतंत्र है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जातियों को शामिल किया जा सकता है। जबकि संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध एवं सिख भी शामिल हैं, धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं, अन्य के नहीं।
रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, निम्न में से जिस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो है मध्य प्रदेश। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 82। तो दोस्तों 2003 की बात है। अनुच्छेद 338 ए को जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 338 ए। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में लोकसभा में सूची जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में, 331 में, 332 में, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 330 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 330 में की गई है। अगला प्रश्न क्या है कि यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी किसको प्राप्त है? अनुसूचित जनजाति जनजाति आयोग, प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य या संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? किसको शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो आपके ऑप्शन डी, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है यानी कि हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीक़ों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित किया गया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये एक्ट 324 के अनुसार है, 324 के 2 के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान द्वारा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी टू डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आपके ऑप्शन लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निम्न किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? आपके ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो दोस्तों, चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा विधान परिषद के लिए राज्यपाल जारी करता है। तो निम्न में से जिसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है वो क्या हो जाएगा? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो आपके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्णयता संबंधी विवाद का जो निश्चय है वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। तो सांसदों योग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? ये करता है राष्ट्रपति। बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा कि निर्वाचन आयोग? देखिए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो निर्णय लेता है, अगर सही और अनुच्छेद के आधार पर लिया जाए तो वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपका ये हो जाएगा आपके एक्ट 103 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा और संसद द्वारा। बताइए। किसके द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया? यानी कि अगर वो अपराधी घोषित किया गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता। यह निर्णय लिया निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आम चुनाव में मतदान की आयु 30 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपके ऑप्शन है 73वें संशोधन के द्वारा, 62वें संशोधन के द्वारा, 61वें संशोधन के द्वारा और 71वें संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों, आम चुनाव में मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संशोधन के द्वारा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये किस सन में संशोधन हुआ था? ये हुआ था 1989 में। ये भी याद रखिएगा, 1989 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से, वित्तीय आपातकाल से। तो भारतीय संविधान का 61वां संशोधन जिस एक से संबंधित है वो है मतदान की आयु घटाए जाने से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। आपके ऑप्शन हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपाय से, चकमा समस्या से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से था। समिति का गठन जो है 1990 में किया गया था
और इसने उसी वर्ष रिपोर्ट सौंप दी थी। इस समिति ने मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश भी की थी। तो दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे प्यारे दोस्तों? निर्वाचन सुधारों से है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने जो सिफारिश की थी वो सरकारी निधियन की थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? जो निर्वाचन आयोग था उसको 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन है 1982, 1988, 1989, 1990। तो प्यारे दोस्तों, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था 16 अक्टूबर 1989। याद रहेगा 16 अक्टूबर 1989। तो 16 अक्टूबर 1989 सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। निम्न में से जिसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है वह है स्थानीय निकायों का। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो वो है प्यारे दोस्तों केरल। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत पहले की बात है दोस्तों, ये आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार प्राप्त है प्यारे दोस्तों चुनाव आयोग को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है 4 राज्यों में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। समझ में आ रही है? क्या ऑप्शन है? क्वेश्चन है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र, ठीक है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, ऐसे दल के लिए शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, दलों का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारी के चयन के लिए समय समय पर हो, शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच हो। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का जो उपयोग होता है प्यारे दोस्तों वो होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर होता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है। वीडियो को बिना स्किप के शुरुआत तक जरूर देखें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल।